हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 9 इतिहास हमारा भारत 4 नामक किताब से। हरियाणा बोर्ड की नई किताब है ये। उसका पाठ नंबर 8 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आज करने वाले हैं। पाठ का नाम है भारत का विभाजन, रियासतों का एकीकरण एवं विस्थापितों का पुनर्वास। काफ़ी बड़ा सा नाम है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रश्न भी ऐसे ही बड़े बड़े हैं। डोंट वरी, घबराने का नहीं है। देखो, ये वाला चैप्टर जो है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से बड़े क्वेश्चन आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। मतलब बड़े क्वेश्चन का मतलब है मेरे यहाँ पे 3 या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है बड़े क्वेश्चन के लिए, क्योंकि जो पॉइंट्स जो क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो अब शुरू करते हैं। जो मेन पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, वो मैंने इस जो है वीडियो में कवर करे हैं। इसमें क्वेश्चन करा दूंगा उन टॉपिक्स के जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। चलो शुरू करते हैं। आपको जो है ना कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ मिलेगा, जिसके अंदर नोट्स, क्वेश्चन आंसर, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, हर चीज़ मिल जाएगी आपको लिखी हुई। साथ में वीडियोज़ भी मिलेंगी। तो पेज और प्लेलिस्ट दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट आप कर सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। भारत का विभाजन किन कारणों से हुआ? अब ये क्वेश्चन 2 टाइप से पूछ सकता है, तो 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में। अगर ये 3 मार्क्स में आता है तो 3 पॉइंट लिखने हैं, 5 मार्क्स में आता है 5 पॉइंट। टोटल इसमें मैंने 5 पॉइंट डाले हैं। इनमें से आपको अगर 3 में आता है तो कोई से 3 कर लेना, 5 में आता है तो भाई सारे ही करने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे से कोई सा पॉइंट याद नहीं हो रहा है, तो भाई नोट्स के अंदर जाके विजिट करके देख लेना आप। उसके अंदर जो है ऑलमोस्ट 9 पॉइंट है, तो आपकी इच्छा फिर तो कौन सा भी करो। अब यहाँ पे 9 पॉइंट मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि भाई आधे तो बोरिंग से भरे हुए हैं, तो इसीलिए मैंने ईजी से डाले आपके लिए। पहला है यहाँ पे, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। यानी कि भारत में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो ये नीति अपनाई थी। 1857 का जो संग्राम हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम, उसके पश्चात जो है भारत में अंग्रेजों ने मुसलमानों का पक्ष लेना और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में आपसी फूट डालने का प्रयास किया। इस नीति के परिणाम स्वरूप 1947 में भारत का विभाजन हो गया, ऐसा कह सकते हैं, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर जो है अलग देश की जो है इच्छा जागने लगी होगी। अब दूसरा जो कारण हो सकता है वो है मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक विचारधारा। भारत के विभाजन का मुख्य कारण मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक विचारधारा थी। मुस्लिम लीग ने अपने उद्देश्य में स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राजनीतिक अस्तित्व के रूप में उनके हितों की रक्षा करेगी। अब 1939 में जब ब्रिटिश सरकार की मनमानी नीति के विरोध में कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को मुक्ति दिवस मनाने के लिए कह दिया। मतलब ये वैसे तो बेइज्जती भरा काम था ना, गलत हुआ था कि भाई इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, उस चक्कर में इनको भी देना चाहिए था, लेकिन नहीं, इन्होंने बोला मुक्ति दिवस मनाओ भाई, तुम लोग मजे लो, खुशी हो रही है, खुशी का दिन आज तो। 1940 में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक स्वतंत्र देश पाकिस्तान की मांग संबंधी प्रस्ताव पास कर दिया, और उसको प्रस्ताव को पास करके स्वतंत्र राज्य के लिए संघर्ष करना भी शुरू कर दिया, जिसके कारण भी विभाजन हुआ। मतलब उनके मन में बैठा हुआ था कि भाई हमको पाकिस्तान नामक एक देश बनाना है। जिन्ना की हठ धार्मिकता। मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह अपनी हठ धार्मिकता पर चलते हुए लंदन के तीनों गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिकता का राग लपता रहा। यानी कि पहली बात तो उसने भाग लिया, जबकि कांग्रेस का कोई नेता वहां नहीं गया, तो जिसकी वजह से फैसले तो नहीं हो पाए थे ढंग से, लेकिन वो हर बार यही कहता था कि भाई सांप्रदायिकता कुछ चीज़ होती है, अच्छी है ये। वह हर उस प्रस्ताव का विरोध कर रहा था जो पाकिस्तान का समर्थन नहीं करते थे, यानी जो मुस्लिम समुदाय का समर्थन नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान का फेवर में नहीं थे, हर एक उस चीज़ का विरोध कर देता। उसने दंगे और कत्लेआम करवाकर कांग्रेस पर दबाव बनाया और पाकिस्तान बनवाने में सफल हो गया। और ये कत्लेआम आपको पता है कहाँ से शुरू हुए थे, बंगाल से शुरू हुए थे, और फिर धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गए, विभाजन हुआ, फिर बवाली मचा था। फिर तो कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के मार्ग में बाधाएं डालने की नीति अपनाई। दूसरी ओर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मुस्लिम लीग का साथ चाहती थी। इनसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे थे, जिसके पीछे मुस्लिम लीग का ही हाथ था। कांग्रेस को विश्वास हो गया था कि ये लोग जो है टिकने वाले तो हैं नहीं, कि देश की शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए देश के बंटवारे को स्वीकार करना ही पड़ेगा, ये जरूरी है। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही एवं सांप्रदायिक दंगे। मुस्लिम लीग पाकिस्तान का निर्माण करने एवं सत्ता प्राप्त करने के लिए बेचैन हो रही थी। उसने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही की घोषणा कर दी। उस दिन बंगाल, विशेषकर कोलकाता में दंगे हो गए। यहाँ मुसलमानों ने सैकड़ों हिंदुओं की हत्या कर दी और उनकी संपत्ति नष्ट कर दी। शीघ्र ही सांप्रदायिक दंगों की यह आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। ऐसी परिस्थिति में निर्दोष जनता के खून खराबे को बंद करने के लिए, ऐसे बढ़ती जाती ना, हिंदू मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान हिंदू को, बवाल मच जाता देश के अंदर ही, तो उस युद्ध को देश के
युद्ध को ही खत्म करने के लिए जो है कांग्रेस ने इस विभाजन को स्वीकार कर लिया कि भाई तुम अलग देश में जाके मरो, चाहे मरो कटो क्या हो, जो भी है वो तुम सिरदर्दी संभालो अपनी। तो वो बाद में हुआ भी। आज देख लो तुम भारत कहाँ पे और पाकिस्तान कहाँ पे, है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका पर चर्चा कीजिए। 4 जुलाई 1947 को सरदार पटेल द्वारा देशी शासकों से अपील की गई कि देश के सामूहिक हितों के लिए रियासतों को सुरक्षा, विदेशी मामलों और संचार संबंधी विषयों पर भारतीय संघ में शामिल हो जाना चाहिए। तत्पश्चात रियासतों के समायोजन संबंधी पत्र तैयार किए गए। सरदार पटेल और उनके सचिव, जिसका नाम मेनन के नाम से था, उन्होंने जो है बहुत से शासकों से भेंट करी। और उस समय वैसे भी एक दो शासक नहीं था भाई, लगभग 562 रियासतें थी। इतनी रियासतों के लगभग ऑलमोस्ट सारी रियासतों के शासकों से जाके वो मिले, पद कागजों पे साइन करवा के लाए, तो आसान काम नहीं था ये। उनसे अधिमिलन संबंधी पत्र पर हस्ताक्षर करने की अपील की। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप अधिकतर रियासतें स्वतंत्रता से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गई। यानी कि जो रियासतें थी ना, तो वो ज़्यादातर पहले ही करा ली। मतलब आज़ादी हुई थी 15 अगस्त 1947 को, तो इस टाइम के आने से पहले ही इन्होंने सारा काम कर दिया था। लगभग सारी रियासतें मान चुकी थी, सिर्फ 3 रियासतों को छोड़कर। मतलब के पश्चात भारत की स्वतंत्र सरकार को रियासतों के संबंध में केवल जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर की समस्याओं का सामना करना पड़ा। यानी कि ये 3 रियासतें थी जिनका राजा नहीं मान रहा था। और इनका कारण क्या था? इसका राजा तो भाई मुसलमान। वो आगे हम वैसे क्वेश्चन आंसर है तो वो इन तीनों रियासतों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसको लेके भी जो है ना, आप अलग से मैंने क्वेश्चन बना दिया तो वो करेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या मामला है, क्यों ये मना कर रहे थे। पड़ा क्योंकि इन रियासतों के शासकों ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया। सरदार पटेल के योगदान को देखते हुए उन्हें लौह पुरुष की उपाधि नवाजी गई थी, उसको लौह पुरुष की उपाधि दी गई। अगर आपसे पूछे कि भाई लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो सरदार पटेल को जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। जूनागढ़ की रियासत का भारतीय संघ में विलय कैसे हुआ? यानी कि जूनागढ़ की जो रियासत थी वो भारतीय संघ में कैसे शामिल हो गई, वो हमको बताना है यहाँ पे। जूनागढ़ काठियावाड़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक प्रमुख रियासत थी। इस रियासत की कुल जनसंख्या का 80% हिंदू और 20% मुसलमान था। यानी कि ज्यादा लोग किसके थे? हिंदू के थे। अब जूनागढ़ का जो नवाब था ना, वो एक मुसलमान था। अब मुसलमान था तो मुसलमान कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में। तो वही हुआ, जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा कर दी। लेकिन भाई जमीन नहीं मिल रही थी। मतलब मामला क्या था, देखो गुजरात का जो मैप है ना, राजस्थान के साइड में से अगर आप देखोगे तो यहाँ कुछ इधर वाला पाकिस्तान है, ठीक है, पैसे डिनोट कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमारा है गुजरात का हिस्सा। अब ये जो जमीन थी, इनका इलाका पड़ता था यहाँ कहीं से, अब उनका पाकिस्तान यहाँ कहीं से शुरू हो रहा था। तो ये बीच का जो हिस्सा था, यहाँ पे तो भारत था ना भाई, भारत के अंदर ऐसे बीच में तुम पाकिस्तान कैसे बना लोगे? ऐसे क्या हर कोने पे पाकिस्तान बैठाना था इनको? तो वो भी मामला गड़बड़ था, तो इसीलिए मना रहे थे, इसको मान नहीं रहा था। देखते हैं क्या करेंगे, कैसे इसको मनाएंगे। अब नवाब की इस घोषणा से वहां की जनता ने घोर विरोध किया, क्योंकि जनता हिंदू और वो मुसलमानों वाले देश में, पाकिस्तान में जाके करेगी क्या? तो जूनागढ़ के नवाब ने अपने पड़ोस की 2 रियासतों में अपनी सेनाएं भेज दी। पड़ोसी देशों में, मतलब पड़ोस की जो रियासतें थी ना, छोटी छोटी रियासतें थी यार, तो उनमें जो अपनी सेनाएं भेज दी कि ये हमारी हैं। लेकिन ये दोनों रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो चुकी थी। अब भारत सरकार ने इसका उचित उत्तर देने के लिए ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह के नेतृत्व में एक सेना भेज दी कि बेटा जूनागढ़ वाले राजा, तेरे को बताते हैं किससे पंगा ले रहा है तू। ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह के नेतृत्व में सेना के पहुंचने पर नवाब ने पाकिस्तान से मदद मांगी। भाई पाकिस्तान के फेवर में था, ऑब्वियस सी बात है, वहीं से मदद मांगेगा। मदद की कोई आशा ना देखकर नवाब अपने परिवार और धन संपत्ति लेकर उड़नछू हो गया भाई, कराची पहुंच गया सीधा विमान लेके। 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में जनमत करवाया गया। जनमत यानी कि जनता से वोट कराई गई कि तुम कौन से हिस्से में जाना चाहते हो, पाकिस्तान में या फिर भारत का हिस्सा रहना चाहते हो। तो वो उन्होंने जो है इस जनमत में 99% मत भारतीय संघ में शामिल होने के पक्ष में थे। अब ये क्यों थे? क्योंकि भाई हिंदू ज़्यादा थे। इस प्रकार जूनागढ़ को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। चलो दूसरा है हमारे पास, एक और क्वेश्चन आ रहा है, हैदराबाद की रियासत भारतीय संघ में कैसे शामिल हुई? यानी कि हैदराबाद भी काफ़ी बड़ा बवाल था ये भी। तो ये जो रियासत थी ये कैसे शामिल हुई? हैदराबाद भारत की बड़ी रियासतों में से एक थी। 1947 में मीर उस्मान अली खां, ये बंदे का नाम जरूर याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये इसका शासक था। तो मीर उस्मान अली खां बहादुर हैदराबाद का शासक था। हैदराबाद की रियासत में 85% जनसंख्या हिंदुओं की थी। यानी कि हिंदू ज़्यादा थे यार। निजाम किसी भी संघ में शामिल नहीं होना चाहता था। उसने भारतीय संघ के सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। मतलब हर बंदा को, जो नेता था या कोई भी था, अलग अलग तरीके से उसको मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये निजाम जो है मान के नहीं दे रहा था भाई, सुनने को तैयार ही नहीं था किसी की। निजाम यानी कि शासक, ठीक है ना।
तो निजाम ने जो है लॉर्ड माउंटबेटन की हैदराबाद में जनमत करवाने की मांग भी अस्वीकार कर दी। अब लॉर्ड जो माउंटबेटन जो वॉइसरॉय बना था उस टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे, तो मतलब आखिरी वॉइसरॉय यही था। तो इस बंदे ने बोला कि भाई तुम जनमत करवा लो, जनता से वोट करवा लो कि वो कहाँ कौन से उसमें जाना चाहती है। तो भाई वो बोला हम नहीं करवाएंगे। 29 नवंबर 1947 को भारत की स्वतंत्र सरकार और निजाम के बीच एक समझौता हो गया। अब समझौते के अनुसार क्या हुआ, भारत सरकार और निजाम दोनों में मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए एक दूसरे के हितों में कार्य करने का वचन दिया गया। लेकिन हैदराबाद का निजाम अधिक समय तक इस समझौते की शर्तों पर टिक ना सका। उसने फरमानों द्वारा हैदराबाद से भारत जाने वाली सभी मूल्यवान धातुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। अब भारत में आ रहा भाई, लेन देन ही बंद कर रहा है, व्यापार ही बंद कर रहा है, तो फिर दिक्कत करेगा। चलो वो भी बात ठीक है, हजम कर लेते। साथ ही साथ उसने भारतीय सिक्कों को अवैध घोषित कर दिया कि ये इलीगल है, ये यहाँ पे नहीं चलेंगे भाई, करेंसी वरेंसी तुम्हारी। इसके अतिरिक्त हैदराबाद के निजाम ने भारतीय सरकार की स्वीकृति के बिना रियासत की सेना बढ़ानी शुरू कर दी। अब देश के बीच में बैठा भाई तू, और तू यहाँ के राजा मतलब जो भारत है इसके जो शासक है उनसे नहीं पूछोगे तुम कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मंत्री नेता किसी से नहीं पूछना, सेना बढ़ा के बैठ गया। इसको लग रहा था कि भाई और भारत को कब्जाएंगे। रजाकारों ने हैदराबाद के मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया। अंत में ऐसे बवाल मचाओगे भाई, पंगा करोगे वो भी देश के बीच में, तो कैसे टिकने देंगे। अंत में विवश होकर भारत सरकार ने हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने का निश्चय किया। लड़ाई हुई भाई, वैसा नहीं है कि प्यार से वो मान गए। 13 सितंबर 1948 को मेजर जनरल JN चौधरी के नेतृत्व में सेना हैदराबाद भेजी गई। 18 सितंबर 1948 यानी कि थोड़ा ही टाइम लगा था, 13 से 18 5 ही दिन लगे। भारतीय सेना हैदराबाद में घुस गई पूरी अंदर तक और उस पर कब्जा मार लिया। उसके बाद जो है ना, अब निजाम को लगा भाई अब तो तेरे बस का कुछ रहा नहीं, जो होना था हो गया, इतनी बड़ी सेना बनाई भी तूने, कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद निजाम बोला चल मैं भारतीय संघ में शामिल हो जाता हूँ, ऐसे तो तुम मुझे मार डालोगे, शामिल हो जाता हूँ। तो ऐसे शामिल करा उसको जबरदस्ती। अब आखिरी जो था एक और क्वेश्चन है कश्मीर की रियासत। ये 3 रियासतें थी ना, तीनों के क्वेश्चन में से कोई सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो इसीलिए मैंने तीनों ही लिख दिया भाई, क्या पता कौन सा चिपका दें आपको। कश्मीर की रियासत का भारतीय संघ में विलय पर चर्चा कीजिए, या कैसे विलय हुआ वो बताना है। तो इनमें से ज़्यादा तो रहेगा, खास ध्यान रखना पड़ेगा हैदराबाद और कश्मीर वाला। इसीलिए बोल रहा था शासकों के नाम याद रखना, शासक के नाम से भाई 1 नंबर बन जाता है मस्त वाला। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि छोटा आएगा, या तो 3 नंबर में आएगा या 5 नंबर में, ये छोटे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, कश्मीर भारत के उत्तर में स्थित एक बड़ी रियासत थी। इस रियासत के शासक महाराजा हरि सिंह हिंदू थे, हिंदू धर्म से थे वो भी। तो कहाँ जाएंगे वो, भारत में जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रियासत की बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की थी। ये सेम उल्टा था जो कि कौन सा गढ़ था यार वो, अरे वापस जाना पड़ेगा मेरे को अभी देखने, थोड़ा रुक जा, भूल गया नाम, जूनागढ़। तो जूनागढ़ की जो अरे भाग मत भाई, रुक जा। जूनागढ़ की जो रियासत थी ना, तो वो जो रियासत थी उसमें क्या था, हिंदू ज़्यादा थे, शासक मुसलमान था। यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे हिंदू शासक था, मुसलमान ज़्यादा थे। तो लॉजिकली कहाँ जाता ये, पाकिस्तान में जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस रियासत की सीमाएं भारत पाकिस्तान दोनों के साथ लगती थी। दोनों देश इसे अपने देश में शामिल करने के इच्छुक भी थे, लेकिन कश्मीर के शासक ने बोला भाई मैं किसी में शामिल नहीं होने वाला। कश्मीर की रियासत को अपने साथ मिलाने हेतु विवश करने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने कश्मीर की आर्थिक नाकेबंदी कर दी, यानी कि उसको किसी भी प्रकार का कुछ भी मुहैया नहीं कराया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने कश्मीर को अनाज, पेट्रोल और कई अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बंद कर दी। सीमावर्ती क्षेत्रों में कबायलियों द्वारा गड़बड़ी करवानी शुरू कर दी। वो तो भाई आज भी नहीं टिक रहा, पाकिस्तान आज भी ये मानता है कि भाई ये कश्मीर हमारा है और इसको लेकर रहेंगे। तो आज भी जो है तुम्हें पता है कितने सारे जो है जवान शहीद हो जाते हैं इस चीज़ चक्कर में। तो कश्मीर पर कबायली हमला करवा दिया। जम्मू कश्मीर की सेना ने, ये क्या हुआ, अच्छा ये यहाँ पे थे हम, कबायलियों द्वारा गड़बड़ी करवानी शुरू कर दी। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर कबायली हमला करवा दिया, पूरा युद्ध ही छिड़वा दिया वहीं पे। जम्मू कश्मीर की सेना ने, अब वो जो शासक था उसकी खुद की सेना थी ना, तो जम्मू कश्मीर की सेना ने कर्नल नारायण सिंह के नेतृत्व में कबायलियों का मुकाबला किया। लड़ाई के दौरान रियासत के कुछ मुसलमान सैनिक भी कबायलियों के साथ मिल गए। अब मुसलमान है, मुसलमानों का साथ देंगे तो धोखा हो गया राजा के साथ। अब राजा हिंदू था। परिणाम स्वरूप कबायलियों ने रियासत के कई सीमावर्ती क्षेत्रों पर कब्जा मार लिया और श्रीनगर की बिजली सप्लाई बंद कर दी। ऐसी परिस्थितियों में कश्मीर के राजा को एक ही याद आया, भारत। महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर यानी कि 22 को लड़ाई चालू हुई और 26 4 ही दिन के बाद में भारत सरकार की मदद मांगी और अपनी रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने का स्वीकार कर लिया कि तुम मुझे भारत में ले लो, प्लीज ले लो और मेरे को बचा लो, नहीं तो ये मेरे को उड़ा डालेंगे पूरा। मतलब राजा को तो उड़ाएंगे, जनता देश को उड़ा देगी, उसके साम्राज्य को ही। तो इसी वजह से जो है वो भारत की फेवर में आ गया और भारतीय सेना आज उसको संभाल रही है। बाद में पेला फिर पाकिस्तानियों को यार।
विस्थापितों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। चलो अगला प्रश्न है हमारे पास में, ये 5 नंबर में, ये 2 टाइप से आ सकता है, तो 5 नंबर में 2 नंबर में, तो दोनों के लिए मैंने अलग से क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है 2 नंबर के हिसाब से। अगर 5 के हिसाब से आता है यही क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाता है तो ये लिखना है, नहीं तो वो दूसरे वाला लिखना है। ठीक है, चलो बताता हूँ मैं, वो भी उस पर पहुंचेंगे तब बताऊंगा। विस्थापितों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। विभाजन के कारण सबसे अधिक दुख और मुसीबतें पाकिस्तान से विस्थापित हुए हिंदुओं और सिखों को सहनी पड़ी थी। विस्थापित होकर भारत आए इन लोगों की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित थी। पहली समस्या विस्थापितों के लिए निवास स्थान उपलब्ध करवाने की थी। लाखों की संख्या में हिंदू और सिख अपने अपने गांव, शहर और घरों को छोड़कर भारत आ गए थे। उनके पास भारत आने पर न तो घर था, न ही छत रहने के जिसके नीचे रहकर वे अपना जीवन जी सके। विस्थापितों की दूसरी बड़ी समस्या भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं की थी। पाकिस्तान से भारत आते हुए इन लोगों की धन संपत्ति लूट ली गई थी। अब इनके पास भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पैसा नहीं था। तीसरी समस्या जमीन की थी। जो सिख या हिंदू जमींदार पाकिस्तान से भारत आए उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारत आने पर उनके पास कोई जमीन नहीं थी जिस पर वे खेती कर सके, जबकि पाकिस्तान में उनके पास खेती योग्य उपजाऊ जमीन थी। चौथी समस्या रोजगार एवं व्यवसाय की थी। अधिकतर हिंदू तथा सिख विस्थापित पाकिस्तान के शहरों में रहने वाले थे और वहां उनका अच्छा व्यापार चलता था। इनमें कई अमीर साहूकार और व्यापारी थे। अनेक लोगों के पाकिस्तान में अपने उद्योग धंधे भी शामिल थे। विस्थापितों की 5वीं समस्या बिछुड़े हुए अपनों से मिलने की थी। भाई पता नहीं लोग कहाँ भटक गए, उनके परिवार वाले, तो उनको भी मिलना था। अब भारत विभाजन के दौरान पाकिस्तान से आ रहे हिंदू और सिख विस्थापितों के परिवार बिखर गए। विस्थापन के अराजक माहौल में कई परिवारों ने से उनके सदस्य बिछड़ गए। ये लोग या तो दंगे की भेंट चढ़ गए या फिर उनको बलपूर्वक मुसलमान बना दिया गया था। अब अगला प्रश्न है विस्थापितों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। देखो सेम क्वेश्चन है, विस्थापितों की समस्या। ये भी क्या पढ़ रहे थे हम, विस्थापितों की समस्या, है ना। तो ये 5 नंबर के हिसाब से आता है, तो ये 5 पॉइंट मैंने दे रखे हैं, बड़ा क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अगर 2 नंबर में दे दिया भाई, आप बोलोगे भाई इतना बड़ा प्रश्न और 2 नंबर में क्या पोपट काट दिया, तो आपको ऐसे पॉइंट लिखने हैं। विस्थापितों की समस्याएं निम्नलिखित है। निवास स्थान की कमी, भोजन, वस्त्र, आवश्यक सामग्री चाहिए थी, कृषि योग्य भूमि, व्यवसाय, रोजगार, बिछड़े व बिखरे परिवार, स्वास्थ्य। तो इनको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, अगर 2 नंबर में देते हैं। अगर ये पॉइंट बना के लिखना, कभी भी क्वेश्चन में मैंने बकायदा लिख रखा है, जिस क्वेश्चन में पॉइंट बनते हैं ना, पॉइंट मैं बकायदा लिखता भी हूँ, ताकि आप भी पॉइंट वाइज ही लिखो। ऐसा नहीं है कि आप भाई लाइन में घुसेड़ दिया सब कुछ और कचरा बना दिया सिस्टम का। तो पॉइंटों में बना के लिखा करो, नंबर बढ़िया आते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की मुख्य धाराएं कौन कौन सी थी। ये जो अधिनियम था ये पास किया गया था, तो इसकी मुख्य धाराएं निम्नलिखित थी। ब्रिटिश संसद ने पास करा था इसको। तो इसके तहत जो है 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान 2 नए अधिराज्य बनाए जाएंगे। इस कानून में लिखा हुआ था, ये जो भी इसके अंदर लिखा जाता है ना, तो उसमें लिखे हुए थे। ये हमसे पूछे जा सकते हैं, तो सारे याद ना भी हो तो जो जो याद आए वो कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो मेरे हिसाब से 3 नंबर में, और मैंने यहाँ पे 3 और 3 6 पॉइंट लिख रखे हैं, तो आप 5 लिख लो, 5 या 4 याद कर लेना। अगर बड़ा दे भी दे तो भाई कम से कम आपके पास हो, आपको पता तो हो एटलीस्ट, है ना। तो इन दोनों अधिराज्यों की सीमाएं निश्चित कर दी गई। दोनों अधिराज्यों का एक एक गवर्नर जनरल, अधिराज्य समझते हो ना, जैसे भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य कह रहे हैं इनको हम, तो मतलब एक भारत हो गया एक पाकिस्तान हो गया, ऐसे राज्य। तो इनको जो है एक एक गवर्नर जनरल होगा। यदि दोनों अधिराज्य सहमत हो तो एक व्यक्ति को दोनों अधिराज्यों का गवर्नर जनरल भी नियुक्त करा जा सकता है, लेकिन होगा नहीं वो। तो यह निश्चित किया गया कि दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाएं जब तक अपने अपने अधिराज्य का संविधान नहीं बना लेती, तब तक विधानमंडल की सारी शक्तियां सभा के पास रहेंगी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश सरकार का किसी भी अधिराज्य पर अधिकार नहीं होगा। देशी रियासतों को भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने की स्वतंत्रता दी गई। उनकी इच्छा भाई वो कहीं भी जाए, और यदि ये रियासतें चाहें तो दोनों से अलग भी रह सकती हैं। लेकिन आपको पता है भाई, जो अलग रही वो ही पिटी, तो अलग रहने नहीं दिया किसी को भी, है ना। सबको अपने में शामिल कर लिया दोनों देशों ने जैसे तैसे करके। तो ये थे आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले जो इस चैप्टर से आ सकते हैं एग्जाम्स में, और काफ़ी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस बुक का मतलब बोल सकते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और जब आएगा तो बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा, छोटे क्वेश्चन नहीं, चांस कम है, बट बड़े क्वेश्चन जरूर आएंगे इसमें से, ठीक है। तो इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना आप लोग। चलो अब वीडियो करते हैं खत्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए टाइम से मिल जाए।